Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Express. My dear friends, आज हम करेंगे यूपीपीएससी का कॉमर्स का ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर था जो 2019 में कंडक्ट किया गया था। इसके 120 क्वेश्चन से इनको फटाफट करते जाएंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर में। तो आपका क्योंकि ये एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आपको ये काफी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 31st क्वेश्चन है इसका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट आर, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कमिटमेंट्स मतलब एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, वो उसके अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उनके लिए परमानेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी एग्रीमेंट्स कमिटमेंट किए जाते हैं साइन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी। इसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट्स, जो हमारे एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियली भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकली भी होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सभी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद है 38 जूरी विंडो कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ, जो एक जूरी विंडो दी गई है वो किस में हेल्प करती है। क्या पर्सनैलिटी में करती है, रिलेशनशिप में करती है, परफॉर्मेंस में करती है या फिर डी प्रोडक्टिविटी में करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो जूरी विंडो थी वो पर्सनैलिटी को एनालाइज करने में हेल्प करती थी, मतलब जो दी गई थी जो कॉन्सेप्ट था। इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जूरी विंडो टेक्निक थी जो पीपल हेल्प करती है बेटर अंडरस्टैंड करने में कि उसकी रिलेशनशिप खुद के साथ और दूसरों के साथ कैसे हैं। ठीक है, और ये जो दी गई थी साइकोलॉजिस्ट थे जोसेफ, इसके जो से, और हैरिंगटन थे जो उनके हैरी से। तो ये उन दोनों के नाम से बनी हुई है जूरी विंडो। ठीक है, इसके अंदर नोन टू अदर, नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू सेल्फ। इसके बारे में काफी बार बातें कर चुके हैं, आपके लिए इनफ रहेगा ये सिर्फ इसका डायग्राम देखना ही। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि इसकी जो ये सब अटैच्ड मिलेंगी पीडीएफ के साथ आपको, तो आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ 39 क्वेश्चन। इंटरनल फैक्टर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का इंटरनल फैक्टर क्या है, या साइज, एक्सपीरियंस, इंटेंसिटी या मोशन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन रहेगा इसका एक्सपीरियंस। इंटरनल फैक्टर का मतलब आपका परसेप्शन किस पर बनता है, जो आप लाइफ में सिचुएशन के अंदर एक्सपीरियंस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन बिल्डअप होता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है कॉमर्स के, चाहे HTET और DSSSB, KVS, NVS, RPSC, जितने भी UPHESC जितने और JSSSB इसका भी करवाया है, सभी के आपको 16 पेपर YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा इन सभी के जो PDF फाइल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और इसका जो लिंक है वो आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, 33 व्हाट आर द कॉज ऑफ ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी होता है उसका कॉज क्या बनेगा, क्या कारण है। इसे हाई लेवल टैक्सेशन होती है, डेफिनेटली पॉलिटिकल करप्शन भी आता है और मोरल भी डाउनफॉल होता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस आर, जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है जिसको हम एनालाइज करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस, जो एनवायरमेंट को एनालिसिस करते हैं वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। इसके हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, नॉलेज करते हैं, इंट्रा रिलेशन, जो नॉलेज हम आपकी जो प्रेजेंट में चल रही है ये पास्ट की है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा डी। बात करते हैं हाउथॉर्न्स एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, जो हाउथॉर्न्स एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्टन मायो ने दिया था ये। इसमें बेसिक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और ये किस पर बेस्ड था, ह्यूमन रिलेशनशिप पे, और इसके बारे में हम काफी बार बातें कर चुके हैं। इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, जो देखिए इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो चला था 1924 से 7 तक, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम एंड देन मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट जब उनका था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, ये 1932 तक चला था। ठीक है, और उन्होंने जो फाइंडिंग की थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में हम काफी बार बातें कर चुके हैं और जो इसका PDF में है ये सब आपको अटैच्ड मिलेंगे फाइल्स। ओके, तो आपको यहाँ से रीड आउट कर, मतलब जब आप रीड आउट करेंगे, गो थ्रू होंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे ये।
तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने बताया, जो उन्होंने फाइंड किया था कि जो इनफॉर्मल रिलेशन होते अमंग्स किसके अंदर, वर्कर्स की, वो काफी इन्फ्लुएंस करते वर्कर्स को रेदर देन अदर। जितने अगर आप इंसेंटिव्स दे रहे हो उनसे ज्यादा एक मोरल किसी भी वर्कर का डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, उसके रिलेशनशिप कैसे है अपने साथ के कलीग्स के साथ, ठीक है। और वो कह रहे थे कि उनको आप बेटर उनको ट्रीट करेंगे वर्क प्लेस पे तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उन्होंने ह्यूमन रिलेशन पे बात की थी, उनकी जो फाइंडिंग थी वो ह्यूमन रिलेशन पे थी। इसके बाद करते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस गिवन बाय। ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो हमने लास्ट यूपीपीएचसीएससी का पेपर सोल्व करवाया था 2018 का, जो लास्ट ही करवाया था, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसने दिया था, ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी, ये एरिक बर्न ने दी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस थी ये एक साइको एनालिटिकल थ्योरी थी, जिसमें एक तरह से थेरेपी मेथड है, जिसमें हम सोशली इंटरेक्शन करते हैं किसी के साथ भी, तो हमारा ईगो स्टेट उस कम्युनिकेशन करते हुए कैसा होता है उसके ऊपर बात की। इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो और देन चाइल्ड ईगो स्टेट, ठीक है। अगर किसी को अच्छी नर्चरिंग मिली हुई है तो वो क्या करेगा, उसका अफेक्शन रहेगा दूसरों के साथ। अगर उन्हें क्रिटिकल पेरेंटिंग मिली हुई है तो उसकी जो रूल्स और रेगुलेशन बहुत मायने रखते हैं उसकी लाइफ के अंदर। ऐसे ही ये जो अडल्ट स्टेज है उसके बारे में उन्होंने क्या बताया था, ये काफी रैशनल टाइप के होते हैं, ठीक है। ये स्टेज होती है काफी रैशनल होती है, इसके अंदर बहुत अच्छे से वो डिसीजन ले पाते हैं, लोगों को जज कर पाते हैं, उनकी थिंकिंग पावर काफी अच्छी होती है। इस तरह से अडेप्टिव चाइल्ड स्टेज में क्या होता है, जो ईगो स्टेज होती है उसके अंदर डिपेंड करता है, जो अगर उसको एडेप्टिव चाइल्ड का एनवायरमेंट मिला है तो वो ओबीडेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिफेंडेंट भी हो सकता है। और अगर फ्री चाइल्ड उसको एनवायरमेंट मिला था तो उसके अंदर अगर कम्युनिकेशन करता है बाहरी दुनिया से तो कैसा रहेगा, वो क्यूरियस रहेगा, क्रिएटिव रहेगा और इंट्यूटिव रहेगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाउंडेड है क्योंकि हमारे पास 120 क्वेश्चन है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन एनालिसिस का जो ऑप्शन रहेगा राइट वो है ए, एरिक बर्न, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है हमारा 35th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर की, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, इंडिविजुअल, ग्रुप, मोटिवेशन या एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर है लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बिहेवियर चल रहा है, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, ग्रुप पे भी डिपेंड करता है और वहां की एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर भी, लेकिन मोटिवेशन पे नहीं करता, ठीक है। मतलब उसको एक एलिमेंट नहीं बता सकते यहाँ पर। द प्रिंसिपल ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। मैंने इस पे काफी रिसर्च की। देखिए रेंसिस ने कोई भी ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस नहीं दिए, मैकग्रेगर ने भी नहीं दिए और क्राइस अर्गियर्स ये इन्होंने तो मैनेजमेंट भी दिए थे। तो ये जो हमारे पास अब लास्ट यही बचे, सिगमेंट फ्रूइड। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी, ये मेरी बात समझ में नहीं आई इनकी, क्योंकि जो उन्होंने फ्रूइड के जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर जो दी थी फ्रूइड ने, वो 3 डिवाइड किए हैं, ईगो, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। जो हमारा ईगो होता है वो इद को और सुपर ईगो को बैलेंस बनाता है, ठीक है। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी जिसने पढ़ी वो सब इनके बारे में जानते होंगे, ज्यादा हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 4 स्टेजेस दे रखे, उससे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, पता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि उन्होंने स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो था यही आंसर रहेगा इसका, सिगमेंट फ्रूइड, ओके। Now the next question 36, among the following which is not the determinant of learning। जब हमारी लर्निंग प्रोसेस चलती है तो इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है, नहीं की बात पूछी इन्होंने। मोटिव्स होते हैं किसी लर्निंग के पीछे, बिल्कुल, स्टिमुलेट जो हमें तो प्रेरक करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो भी होते हैं। रिटेंशन पे डिपेंड करती है हमारी लर्निंग, लेकिन लीडरशिप पे डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद है हॉट स्टोव रूल सजेस्टेड बाय डगलस मैकग्रेगर इज रिलेटेड टू। जो मैकग्रेगर ने हॉट स्टोव रूल दिया था, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, ये पूछ रहा है। तो किसके ऊपर था वो, कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी थी, लर्निंग प्रिंसिपल थे, लीडरशिप थे या ट्रांजैक्शन एनालिसिस थे। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने लर्निंग पर, मतलब
उन्होंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप डिसिप्लिन रख सकते हो, उसके ऊपर था। तो इन्होंने 1967 में डेवलप किया था एक सेट ऑफ रूल जिसमें डिसिप्लिन पे बात की गई थी कि आप किस तरह से फेयर एंड ग्रोथ प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है मतलब वहां पर। तो ये हॉट स्टोव रूल दिए कि आप पहले से ही वहां पे जो इंप्लॉइज उनको पता होना चाहिए, अगर आप रूल तोड़ते हो या फिर कुछ अनडिसिप्लिन कोई भी वर्क होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, ठीक है। और वो वैसा करने से पहले 4 बार सोचेंगे, इस तरह से कुछ ऐसा था इनका मेथड। बात है 43, हु डेवलप द 2 डायमेंशनल मैनेजरल ग्रिड कॉन्सेप्ट। इसके बारे में काफी बार बातें की हैं हमने। जो मैनेजरल ग्रिड थी वो लीडरशिप स्टाइल की बात करती है। तो ये जो थे किसने दी थी, ब्लैक और मोंटेन ने दी थी। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें जो मेन है ना, अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस का पता है तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो। अगर एक्स और वाई एक्सिस का इसका खेल नहीं पता चलेगा तो आप नहीं समझ पाओगे। तो आप याद रखना ये एक्स एक्सिस है, इसके अंदर आपकी देखिए प्रोडक्शन है वो हमेशा क्या होता है, जो जैसे जो सामान होता है जमीन पे गिरा होता है, तो आप यूं सोच लीजिए कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन, तो बात करेंगे एक्स एक्सिस पे। और अगर बात करेंगे पीपल खड़े रहते हैं तो वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इनको अगर आप समझ लेते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। और इसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं, तो ये काफी इनफ रहेगा आपके लिए। और इसकी अटैच फाइल आपको पीडीएफ के साथ मिली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first to coin the term management by objective? जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954 में किसने दिया था? तो ये दिया था पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑब्जेक्टिव होते ही होते हैं। उन्होंने कहा था जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, फिर उनको मॉनिटर कीजिए, देन उनको इवेल्युएट कीजिए, मतलब उनको अप्रेजल करिए उनका, फिर उनको मेजर कीजिए, फिर उनको रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट है 45, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो कह रहे हो किसने दी थी सेल्फ थ्योरी। ये सेल्फ थ्योरी है यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो किसने दी, काफी इंपोर्टेंट और काफी फेमस है, ये दी थी कार्ल रोजर ने, ठीक है। कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडियल सेल्फ, आप क्या बनना चाहते हो, सेल्फ स्टीम, ये 3 फैक्टर होते हैं कि मैं हूं क्या, हु आई एम, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो किसने दी थी, कार्ल रोजर ने। 46, द स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिहेवियर होता है वो क्या क्या उसके अंदर कंसिस्ट होता है, उसके कल्चर भी होते हैं, चेंज भी होता है और डेवलपमेंट भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी। 52, इन द chi-square टेस्ट द कॉन्टिजेंसी टेबल हैज 3 रो एंड 3 कॉलम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। तो राइट ऑप्शन इसका जो रहेगा वो रहेगा ए। 53, इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी विल बी। जो कोई इवेंट टेक प्लेस मतलब हो ही नहीं रही है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। इसके बाद है 54, द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूशन, जो हमारे 2 एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, अल्टीमेट क्लासेस फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मेक्स यूज ऑफ। जो हमारा मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो 2 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसके बाद है 48, ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन। जो ऑटोक्रेटिक मॉडल की बात करें, कोई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ऑटोक्रेटिक मॉडल है तो क्या होगा, तो माय डिफरेंस वहां पे सारा पावर का खेल होता है, ठीक है। जिसके पास पावर वो ऑटोक्रेट रहेगा वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में। राइट ऑप्शन रहेगा सी। बात करते हैं 55 का, एक बैग है जो इसमें 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 7 रेड हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, what is the probability that one is green and the one is red। राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी कि 3/66। 56, 4 passengers board a bus in which there are 6 empty seat। देखिए आपको यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके स्टैटिस्टिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सीटेड। अभी वो कैसे 4 पैसेंजर को 6 एम्प्टी सीट पे किस तरह से बैठा सकते हो। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा 360। द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ट्राइज टू आइडेंटिफाई। जो हमारी ट्रेड लीडरशिप थ्योरी थी वो
क्या आइडेंटिफाई करती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो किसकी बात करती है? पर्सनल क्वालिटी ऑफ लीडर्स। मतलब ट्रेड थ्योरी में क्या कहा गया कि जो एक लीडर होता है डिपेंड करती है उसकी लीडरशिप कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं या नहीं है। मतलब इन क्वालिटीज अगर किसी की वो पर्टिकुलर क्वालिटीज उसके अंदर इनहेरेंट है तो एक लीडर होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। और ये सिमिलर होती है ग्रेट मैन थ्योरी की। ठीक है, इसके काफी क्रिटिसिज्म हुए। बात है 57 की। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार एक कॉइन को टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइम इट विल फॉल हेड अपवर्ड, कि दोनों बार हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका ए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द चांस दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 मंडे? एक नॉन लीप ईयर में 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, क्या चांसेस है? राइट ऑप्शन रहेगा इसका ए 1/7। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, जो काई स्क्वायर हम जब टेस्ट लगाते हैं उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ओके, राइट ऑप्शन रहेगा ए। 58, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होता है? अंडर एनपी क्यू। 59, 5 से 2 ये फैक्टोरियल मेथड से है, इज इक्वल टू, जब फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे बनेगा? इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी 10 आएगा। 60 है, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी देयर इन कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ द साइज 5x4। 5x4 की कॉन्टिजेंसी टेबल दे रखी है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए। विच वन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? इनमें से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन सा नहीं है? तो इसमें रैंडम सैम्पलिंग भी है, स्ट्रैटा सैम्पलिंग भी है, स्ट्राटिफाइड भी है और क्लस्टर भी है, लेकिन डेलिब्रेट सैम्पलिंग हमने कोई नहीं सुनी। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी। 67, द टर्म फंड एज फंड, देखो फंड फ्लो के अंदर जो फंड होता है उसका मतलब क्या है? वो कैश है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। तो माय डिफरेंस, हम वर्किंग कैपिटल की चेंजेस देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। नेट कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, जो नेट कैपिटल इंप्लॉयड हमने किसी बिजनेस में लगा रखा है तो किसके बराबर होता है? तो माय डिफरेंस, किसके बराबर होता है वो? राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी, कि फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल दोनों मिलाकर नेट कैपिटल इंप्लॉयड, सी होना चाहिए आई थिंक। डी। इसके बाद है 69, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटी। तो माय डिफरेंस, अगर आपको इस रेशियो का फॉर्मूला पता है कि जो हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, जो हमारी करंट एसेट होती है वो कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, और साथ में अपॉन करंट लायबिलिटीज। राइट ऑप्शन रहेगा इसका ए। 63, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ 3x3 कॉन्टिजेंसी टेबल। जो कॉन्टिजेंसी टेबल है उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा जब उसकी साइज हो 3x3 की? राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर रिग्रेशन, रिग्रेशन के टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा है, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा 64 का बी। 70, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द कैश, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश को कितने मेन फंक्शन वो है, मेन क्लासिफिकेशन कैश के कितने रहेंगे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3 के? तो कितने रहेंगे माय डिफरेंस? 3। व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 28% एंड कंट्रीब्यूशन दे रखा है उसका सेल का 60%, प्रॉफिट बताना है, तो 60 का 28% निकाल देंगे, तो राइट ऑप्शन रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो है सी। 65, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज, तो माय डिफरेंस ये क्या एक तरह से सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि आप उसको एक तरह से सोर्स ऑफ फंड समझते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस की तरह आप नॉमिनल अकाउंट में उसको डिडक्ट कर देते हैं। बात है 66 की, इफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 430, एडवर्स चल रहा है ये। मटेरियल मिक्स वेरिएंस 200, ये भी एडवर्स है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 130, एडवर्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस पूछा है, राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी 100, एडवर्स। व्हेन रेशियो इज नॉट यूजफुल फॉर एनालिसिस कैपिटल स्ट्रक्चर, कहता कौन सा रेशियो यूजफुल नहीं होगा कब? कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने में।
तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? डी। मतलब हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, ये तीनों ही कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, लेकिन ये वाला यूज नहीं करते हैं एनालिसिस में। एक्टिविटी रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट इन, जो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है जिसको हम एक तरह से एफिशिएंसी रेशियो भी कह सकते हैं, तो ये किस मैनेजमेंट को किस में हेल्प करता है? तो ये मैनेजर्स की एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए करता है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। अ सोर्स ऑफ फंड इज नोट, जो हमारा सोर्स ऑफ फंड है इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहां पे देखिए शेयर इशू करके भी कर सकते हैं, प्रॉफिट अगर आपने अर्न किया है वो भी आपका सोर्स है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं मशीनरी की, तो वो इशू नहीं होगा, बल्कि सोर्स नहीं होगा, एज एप्लीकेशन होगा कि आप मनी यहाँ पे फंड को यूज कर रहे हैं। 73 फिक्स कॉस्ट दे रखी 8000, प्रॉफिट अर्न किया है इसने 2000, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन सेल है इसकी 40,000, तो एक्चुअल सेल पूछी है। राइट ऑप्शन पे जाएंगे हम, जंप करेंगे जो है 50,000। 80 SWOT इज टूल ऑफ, जो देखो जो SWOT एनालिसिस, हम जो SWOT एनालिसिस टूल है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये टूल हम किस में यूज करते हैं? वो हम अपने एनवायरमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक तरह से स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। Which of the following is not the basic feature of entrepreneurial approach of the strategic decision making? तो इसमें कह रहा है कौन सा बेसिक फीचर नहीं है किसमें? एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच में, अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो जब माय डिफरेंस इनको देखेंगे, देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे आप, ग्रोथ और एक्सपेंशन ओरिएंटेशन, ये भी एक एंटरप्रेन्योर में देखा जाएगा, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पावर, ये भी देखा जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड अगर आप डिसीजन लेते हैं तो ये इसका बेसिक फीचर नहीं है। इसके बाद है 76 मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट, जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते क्यों करते हैं? वो हम इंटरनल डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। तो कह रहे हैं इसमें डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी हेल्प कर सकता है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो राइट ऑप्शन तीनों ही रहेंगे ये। 82 A strategic management unit is a grouping of, जो बिजनेस के अंदर, देखो यूनिट की बात कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज ग्रुपिंग ऑफ, जो बिजनेस यूनिट की ग्रुपिंग करते हैं वो कैसी स्ट्रेटेजी होती है? अनरिलेटेड होती है, रिलेटेड, या डिफरेंशिएटेड बिजनेस, या रिलेटेड बिजनेस। तो रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे हम क्या करें? ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ये रिलेटेड बिजनेस से बिलोंग करता है, ठीक है। 77 इफ रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इज 60%, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 30,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है आपसे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा वो आएगा किस पर? आपका 75 पर। 78 एक फर्म है, सेल एंड प्रॉफिट इन 2017 वर 20,000 एंड 1,000, ओके। इन 2018 इट वाज 22,000 और 16,000, मतलब सेल और प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछा है, पीवी रेशियो, तो इसमें जो चेंजेस आए हैं उसमें जब हम चेंजेस निकालेंगे तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सी, 30%। 83 मैनेजर्स रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर, जो मैनेजर का स्ट्रेटेजिक प्लान है वो क्या रेफर करता है? तो मैं जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने फ्यूचर को ट्रैक करने के लिए बनाते हैं, और उसके अंदर हम जो हमारे एक्शन होते हैं उस पर काम करते हैं कि हमें ये एक्शन लेने हैं। तो एक तरह से वो एक्शन प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग एक बिजनेस है फिर वर्क करता है, उसके जितना भी ऑपरेटिव फंक्शंस है वो उस पर ही काम करते हैं, ठीक है, उस प्लान के ऊपर। तो एक तरह से एक्शन प्लान होता है ये। इसके बाद है द आंसर टू द क्वेश्चन what are want to be provided by, जो what we want to be मतलब हम क्या बनना चाहते हैं। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये हमें क्या बताता है? किसको? या मिशन है, विजन है, या ऑब्जेक्टिव है? तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन रहेगा कि ये हमारा एक विजन है कि हम अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये आपका विजन है। इसके बाद है डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस इज एम्प्लॉयड इन, डिविडेंड इररिलेवेंस की बात और हाइपोथेसिस मतलब आर्बिट्रेज की बात की गई यहाँ पे, तो किसने की थी? कौन से मॉडल में दी गई थी? ट्रेडिशनल में,
वोल्टर में, गॉर्डन मॉडल में, ये डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इन्होंने जो डिविडेंड पॉलिसी बताई थी वो इरिलीवेंट बताई थी, ठीक है, एमएम थ्योरी में। 85, अ बजट इज अ प्लान एक्सप्रेस्ड इन, जो बजट होता है वो एक प्लान है, ठीक है, जो प्लान बनाते हैं हम, बजटेड प्लान होता है हमारा, वो क्या होता है, क्या वो हमारा डिस्क्रिप्टिव मैनर में होता है, टर्म मनी ऑफ टर्म में होता है, या फिर क्वांटिटी मैनर में होता है। तो हमें कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है और कितनी हमारे पास बजट है, वो किस में होता है, क्वांटिटी मैनर में होता है, किस डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा। इसके बाद और कितने सोर्सेज हमारे पास, इस सारा बजट में क्वांटिटी उसमें होता है, अप्रोच में होता है, ठीक है। पोर्टर के 5 फोर्सेस दे रखे मॉडल के हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ। देखिए पोर्टर ने एक मॉडल दिया था जिसके अंदर वो क्या अंडरस्टैंड कर सकते थे, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सप्लाई पोजीशन या कंपटीशन। तो माय डिफरेंस, इन्होंने जो पोर्टर ने बताए थे कि ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि वो कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो किस पे स्टडी करेंगे, उनके देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि उसकी जो सप्लायर है उनका बार्गेनिंग पावर क्या है, उसके कस्टमर का बार्गेनिंग पावर क्या है, और उसके पास जो थ्रेट है कि भाई उनके जो राइवल्स कितनी एंट्री ले सकते हैं, या फिर जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वो कितने आ सकते हैं, उनकी राइवलरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी कितनी चल रही है। तो ये सबको देखकर वो अपने कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी। बात करते हैं 87 की, बीसीजी मैट्रिक्स, इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं हम, ठीक है, काफी बार समझाया है ये मैं अपनी सीरीज में। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी जो 1000 MCQ सीरीज है या फिर जितने भी पेपर हैं सबको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो माय डिफरेंस, जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो किस पर बेस्ड है, तो डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे, जो है इंडस्ट्री ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट स्ट्रक्चर। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। ये बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप थी बीसीजी, इन्होंने सिंपल कोऑपरेटिव प्लानिंग टूल दिया था, किस लिए कि एक कंपनी अपनी पोजीशन देख सकती है, प्रोडक्ट की पोजीशन कहां पे है। तो माय डिफरेंस, अगर आपको प्रोडक्ट साइकिल आती है, और मेरे को लगता है सभी को आती है, तो इसको बहुत इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होता है तो क्वेश्चन पे होता है, जो ग्रोथ करता है तो स्टार बन जाता है, इसके बाद मैच्योरिटी आती है तो दूध देने वाली काऊ बन जाती है, और जब एक प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे होता है तो डॉग बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए तो इस बीसीजी मैट्रिक को समझना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। ओके, स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो कहां कहां यूज करते हैं, मिलिट्री में भी यूज की जा सकती है, इंडस्ट्री में भी और बिजनेस में भी। राइट ऑप्शन रहेगी ऑल ऑफ द अबव। 93, द मिशन कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो मिशन होता है वो स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले आपने विजन देखा कि आप अपने आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद आपने अपनी कंपनी को कहां देखना चाहते हो, किस पोजीशन पे देखना चाहते हो। अब उस पोजीशन पे जाने के लिए क्या करेंगे, आप मिशन करेंगे, मतलब एक मिशन होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, आपको किस तरह से वहां उस विजन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डायरेक्टली देखते हैं, इट इज क्लैरिफाई द फर्म एस्पायरेशन, इससे हम एस्पायरेशन का पता चलता है, बिल्कुल। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कोऑपरेट प्लानिंग, और इसमें डायरेक्शन मिलती है कोऑपरेट प्लानिंग को, बिल्कुल सही बात है, सत्यवचन। राइट ऑप्शन रहेगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे 88, द इंट्रोडक्शन ऑफ द नैनो कार बाय टाटा मोटर्स कुड बी व्यूड एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो जो टाटा एक नैनो मोटर कार लेकर आई थी, वो एक तरह से कैसा एग्जाम्पल था। तो माय डिफरेंस, ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, ठीक है, तो उन्होंने कॉस्ट लीडरशिप पे, हम इस कह सकते हैं उन्होंने कॉस्ट लीडरशिप स्टाइल अपनाई थी यहाँ पे प्राइसिंग की। ओके, नाउ 94, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हो प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं और जो अदर डिपार्टमेंट उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। 95 में पूछा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, नहीं भाई साहब, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। राइट ऑप्शन रहेगा इसका सी। डायरेक्टली जंप किया हमने आंसर पे। अब बात करते हैं PSTLE एनालिसिस, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लॉ, मतलब ये फैसिलिटेट किसमें करते हैं। तो माय डिफरेंस, ये सब हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं
वो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं। ओके, बात है 90 की। द बेस्ट सूटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर सोल प्रोप्राइटर फर्म इज। जब बात करते सोल प्रोप्राइटर फर्म की, तो उसके लिए बेस्ट सूटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या डिवीजन होगा, मैट्रिक्स होगा, या फिर एसबी होगा, एंटरप्रेन्योरल होगा? तो कौन सा होगा? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की जा रही है। 96, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डज नॉट इंक्लूड। जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो देखिए, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, डायरेक्टर्स की डेफिनेटली डिस्क्लोजर होते हैं, इन्फॉर्मेशन की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सब डिस्क्लोज की जाती है। मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस भी होते हैं उसके अंदर, लेकिन टेक्निकल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। 97 डज नॉट की पूछा था यहाँ पे। रिस्क बियरिंग इज लिस्ट इन द केस ऑफ। जब लिस्ट बियर बात करते हैं, सबसे कम रिस्क किस में होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में, प्रोफेशन में, ट्रेड में, या फिर एम्प्लॉयमेंट? एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा होता है, प्रोफेशन में भी होता है, ट्रेड में भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम पूछा एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो सैलरी पे, तो इसमें रिस्क क्या है? कुछ नहीं है, काम करो, सैलरी पाओ। 91 इंडस्ट्री बेंचमार्क रिलेट्स टू। जो एक इंडस्ट्री का बेंचमार्क है, किससे रिलेट करता है? बेस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मेंस, एवरेज। तो माय डिफरेंस डेफिनेटली एक इंडस्ट्री का बेंचमार्क किस पे रिलेटेड है हमारा? 91 का आंसर होगा ए। 98 यूनिटी ऑफ कमांड इंसिस्ट्स ऑन सिंगुलरिटी ऑफ। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, तो किस पर सिंगुलरिटी? तो आपको बॉस की बात की थी कि आपको एक, आपके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इज फॉर्मुलेटेड बाय। जो कॉन्टिजेंसी मॉडल था लीडरशिप का, वो किसने दिया था? डायरेक्टली जंप करो आंसर पे। जो दिया था फिडलर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि लीडरशिप है ना, वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। एट द पॉइंट ऑफ सिचुएशन, लीडरशिप, लीडर के सामने जो सबऑर्डिनेट है वो रेडी है या नहीं है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और वो किस तरह की लीडरशिप स्टाइल अपना रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरी फिडलर की। ठीक, बात है 100। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी हैज बीन गिवन बाय। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बाउंडेड रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने दी थी? ये डायरेक्टली जंप करूंगी आंसर पे, ये हर्बर्ट साइमन ने दी थी। इन्होंने बताया था कि देखो, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करते हो, ठीक है, उसके अंदर अपनी रैशनैलिटी लगाते हो, तो उसके वो भी बाउंडेड है। आपके पास आप कितनी माइंड लगा सकते हो, कितनी इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपने एक आपको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन करने के लिए आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो, ठीक है, देखना चाहते हो कहां पर आप अप्लाई कर, मतलब कहां आप एडमिशन लेना चाहते हो। क्या दुनिया के सारी यूनिवर्सिटी को आप छानते हो? नहीं, तो वहां पे आप बाउंडेड हो, राइट। तो इस पर उन्होंने क्या कहा था, डिसीजन कैसे लेते हो, इसमें बताया था बाउंडेड रैशनैलिटी में। तो इसमें रिसीविंग आती है, स्टोरिंग आती है, रिट्रीविंग आती है, ट्रांसमिटिंग ऑन इन्फॉर्मेशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन, कैसे आप रिसीव कर रहे हो, कैसे उनको रिटेन कर रहे हो, कैसे ट्रांसमिट कर रहे हो, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। ये किसने बताया था? हर्बर्ट साइमन ने। और ये यूपी में बार बार पूछा गया है, ये यूपी के कॉमर्स एग्जाम में ये सारे पूछे गए। जितनी बार भी मैं कितने क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ, उन सब में ये रिपीटेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप खुद देख लीजिए, आप कहोगे कि पुराने पेपर हमें क्यों करने चाहिए, इसलिए करने चाहिए सर जी, पीछे के जितने पेपर उन सब में यही वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक ब्यूटी मैं यहाँ की ये बताऊंगी, यूपी की क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, इनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं होते। जैसे डीएसएसएसबी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, केवीएस की बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यूपी की पीजीटी की बात कर लो, टीजीटी की बात कर लो, या फिर यूपीएचएससी की बात कर लो, या फिर इस पेपर की बात कर लो, जितने मैंने पेपर करवाए सभी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, मतलब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे, डायरेक्टली उठा के दे रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आंसर फटाफट दे सकते हो, ठीक है। बात करते हैं, अगर आप डीप में भी नहीं पढ़ोगे तो भी इनका आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको अगर आप केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको डीप में पढ़ना पड़ता है ना। तो बाय डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली कलेक्टिव इंसेंटिव स्कीम इज। जो हमारी कलेक्टिव स्कीम की बात करें तो कौन सी रहेगी इनमें? जॉब सिक्योरिटी,
यहाँ पे अब जो सिक्योरिटी है, डेलीगेशन अथॉरिटी है, प्रॉफिट शेयरिंग है। कलेक्टिव की मतलब इंडिविजुअल को अगर आप कोई इंसेंटिव दे रहे हो तो इजीली दे सकते हो, लेकिन एक टीम, मान लो किसी प्रोजेक्ट में एक पूरी टीम ने काम किया, ठीक है, तो उसको आप इंसेंटिव कैसे देंगे? यहाँ पे कलेक्टिव की बात करी, इकट्ठा, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? प्रॉफिट शेयरिंग। बात है 108 की नाउ, एन एलिमेंट नॉट एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। एक इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा किसमें? इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के अंदर। इकोनॉमिक, रिजिड, सिंपल, फ्लेक्सिबल। तो रिजिड कैसे हो सकता है? ठीक है, जब आप इफेक्टिव कंट्रोल करना चाह रहे हो तो राइट ऑप्शन जो नहीं होगा वो रहेगा रिजिड। (101) PERT एंड CPM आर यूज्ड फॉर। देखिए जो PERT और CPM होता है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू थ्योरी, इसके बाद है टेक्निकल थ्योरी, नहीं टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों जो मेथड है ये प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के, ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स होते हैं। तो देखिए होते तो तीनों है, लेकिन यहाँ पे दो एक साथ दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे बाउंडेड हो गए कि हमने ए और बी पे लगाया, लेकिन होते तो तीनों, ये ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं प्रोजेक्ट्स का, प्लानिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं, ठीक है। 102 हेनरी फ्यूल इज फेमस फॉर। हेनरी फ्यूल किसके लिए फेमस है? क्योंकि बच्चे को पता है कॉमर्स के, तो वो किन के लिए है? उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस है। 103 जो जी थ्योरी थी वो किसने दी थी? ये विलियम आउची ने दी थी। जापानीज कंपनीज पे वर्क किया था और अमेरिकन बताया था कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, जापानीज कंपनीज इसलिए ही हमसे आगे हैं, मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो उन पे स्टडी की थी उन्होंने। 104 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज फाइनल रिजल्ट ऑफ। जो MBO की बात करें, मैंने पहले बात की थी, वो किसका फाइनल रिजल्ट है? तो किसने दिया था? ये पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। ओके। 109 द टर्म स्टैंडिंग एंड रोलिंग आर एसोसिएटेड विद। जो एक टर्म है कि उसके साथ स्टैंड भी रहना या रोल भी करना, मतलब आप चेंज भी करते हो, किस में करते हो? ऑर्गेनाइज में करते हो, लीडिंग में करते हो, कंट्रोल में करते हो, वो प्लानिंग से जुड़ा हुआ है आपका। अब बात करते हैं PMKVY, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू। किसके? ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, जो ये स्कीम आई थी, किस पर किसके थ्रू इंप्लीमेंट की गई थी? तो ये किससे की गई थी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट से, ठीक है, NSDC से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 105 a relationship of mutual benefit between the firm and its environment is called। एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? फर्म के और एनवायरमेंट के बीच में। तो एक तरह से कैसा रिलेशनशिप होता है? वो होता है सिम्बायोटिक, ठीक है। डायरेक्टली जंप किया हमने आंसर पे। बात की 111 की, द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज वाज प्रोपाउंडेड। जो हमारा सोशल चेंज आता है वो किसने दिया? सोशल चेंज पे जो बात की थी वो किसने की थी? मैक्स वेबर ने। 106 द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, काफी लड्डू क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट जंप करेंगे आंसर पे। FW टेलर ने। एंटरप्रेन्योरशिप इज द रिजल्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में किसका रिजल्ट है? वो कैसा रिजल्ट है? ये तो किसने, अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप इज द रिजल्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये किसने बोला? तो ये बोला किसने? जॉन नकल ने, जो भी इसका नाम है। 113 फैबियन एंड एंटरप्रेन्योर्स आर। जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स थे वो कौन थे? शाई एंड लेजी होते हैं, ठीक है। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो शाई एंड लेजी होते हैं। क्वेश्चन 114 द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय। नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी ये किसने दी थी? ये दी थी आपकी मैकलैंड ने, ठीक है। 119 लिकर्ट हैज इंक्लूडेड इन हिज मैनेजमेंट रिलेटेड रिसर्च। जो लिकर्ट थे उन्होंने मैनेजमेंट रिलेटेड रिसर्च की थी, तो उन्होंने कह रहा है
पूछा यहाँ पे हाउ मेनी वर्क वेरिएबल्स, इनके वर्क वेरिएबल्स कितने थे, तो 7 थे। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनकरेज, जो हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए हैं इंडिया में, तो वो किसको एनकरेज करता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एंटरप्रेन्योर आए, कि स्टार्टअप्स आए, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किसके लिए वो प्रोग्राम्स हैं, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए। 115 द इंडियन इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप था वो 1993 में एस्टेब्लिश किया, कहां किया गया, ये गुवाहाटी में। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, कह रहा है एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। देखिए इनोवेटिव होना चाहिए, रिस्क टेकर भी होना चाहिए, इनिशिएट लेने वाला भी होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन होगा डी। 121 एंड एन एंटरप्रेन्योर हु ओन मोर देन वन बिजनेस एट ए टाइम, एक एंटरप्रेन्योर है जो एक से ज्यादा बिजनेस एट ए टाइम कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। और वो किस लिए करता है कि भाई एक जगह पे अगर उसको कोई नुकसान होता है, क्योंकि रिस्क ले रहा है वो, तो दूसरे से एटलीस्ट उसको बेनिफिट हो, तो मतलब अपने रिस्क को क्या कर रहा है यहाँ पे, डाइवर्सिफाई कर रहा है। 122 द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच गोज टू, तो जब बात करते बिहेवियरल अप्रोच के अंदर डेवलपमेंट की, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो देखिए बिहेवियरल अप्रोच किसने दी थी, वैसे एल्टन मेयो ने दी थी। 117 द फोकस ऑन द क्लस्टर सिस्टम इज गिवन बाय, जो क्लस्टर सिस्टम था वो किसने दिया था, तो ये माय डिफरेंस दिया था एबिद हुसैन कमेटी ने। अ प्रॉब्लम ऑफ एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, उनका कौन सी प्रॉब्लम है नहीं, मतलब इंडिया में कौन सी फेस नहीं करनी पड़ती है एसएमईज को, तो माय डिफरेंस वो देखिए उनके पास बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड भी उनको फेस करनी पड़ सकती है, करते हैं, मींस लो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, लिमिटेड कैपिटल उनके पास है, लेकिन बात करें अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है, उनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम नहीं है, नोट पूछा था। 123 अ प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो एक ऐसा हम प्लान किस लिए करते हैं, क्योंकि हम कैप्चर कर रहे हैं फ्यूचर को, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये दी थी एलन ने। 123 नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस मीन्स, जो हमारी बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये तो हो ही नहीं सकता, इंप्रूविंग एनवायरमेंट, ये बिल्कुल सही है, ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस के लिए कि वो इंप्रूव कर रहा है एनवायरमेंट को। 125 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक इज, तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। फंडामेंटल, एक बिजनेस का फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या है, इक्वी मार्जिनल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम पर्सपेक्टिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन रहेगा इसका ऑल ऑफ द अबव। When change in the demand is greater than change in the price of commodity, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, मतलब प्राइस तो कम किया चेंज, लेकिन डिमांड परसेंटेज में ज्यादा हो रही है चेंज, तो ये कैसी इलास्टिसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी हमारी हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिक डिमांड होगी, राइट ऑप्शन रहेगा बी। 131 नॉन फिस्कल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, नॉन फिस्कल मैनेजर, अगर मान लीजिए कंट्रोल करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को, तो नॉन फिस्कल मेजर कौन सा होगा, पब्लिक डेब्ट, इंक्रीज इन सेविंग, सरप्लस बजट, या रैशनल वेज पॉलिसी, तो कौन सा होगा हमारा रैशनल वेज पॉलिसी। 132 ये नॉन फिस्कल है, ठीक, नॉन फिस्कल पूछा गया हमसे, तो नॉन फिस्कल बताया हमने। आइसोक्वेंट कर्व्स इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारी आइसोक्वेंट कर्व्स होती हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, तो माय डिफरेंस ये क्या होती है, प्रोडक्शन डिफरेंस कर्व होती है। यहाँ पे देख लेते हैं, आइसोक्वेंट कर्व इज कॉनकेव लाइन होती है ग्राफ के ऊपर, जो कॉम्बिनेशन बताती है टू इनपुट्स का, मतलब यहाँ पे हम लेबर और कैपिटल की बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ठीक है।
ये आइसोक्वेंट कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर एग्जांपल ऑफ, जो हमारी टीसी, एमसी और एसी होते हैं, जो कॉस्ट होती है वो किसका एग्जांपल, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। 128 इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट इन विच, जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पर आता है, जहां पर क्या होगा, इक्वेट करता है सप्लाई एंड डिमांड को, जहां पे इक्वेट हो जाए हमारी सप्लाई और डिमांड, वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। 133 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब चेंज इन आए, तो वो कौन सा होता है मेरे फ्रेंड्स, 133 का 0, इलास्टिसिटी जब इक्वल हो 0 की, मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इन इलास्टिक है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, कहते प्राइस तो डिक्रीज हुआ है 20%, लेकिन डिमांड हो रही है इंक्रीज बाय 40%, मतलब कम, तो प्राइस में तो कम चेंज है, लेकिन डिमांड है वो ज्यादा परसेंटेज में चेंज हो रही है, देन द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड वुड बी, तो अब यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी रहेगी, तो डेफिनेटली वो हमारी क्या रहेगी, हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट है। 129 the inverse relationship between variation in the price and quantity demanded is not due to, inverse relationship किसकी, कह रहे प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप कब नहीं, किसकी वजह से नहीं होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन पे जंप करेंगे डायरेक्टली कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं हो सकता, अगर इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, तो इसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप हो सकता है। अब है 130 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एनालाइज द, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या एनालाइज करता है, कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटीज, यस, डिमांड ऑफ कॉमोडिटीज एंड प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी, तीनों ही करता है। 135 इन शॉर्ट अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंटिन्यूज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर्स, तो कह रहा है एक शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्रोड्यूसर है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन करता है, कब तक करता रहेगा, जब तक कि मतलब उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहेंगी, कवर करता रहेगा, ठीक है। 135 का राइट ऑप्शन रहेगा डी। बात करते हैं किंग डिमांड, ये किंग डिमांड और आइसोक्वेंट डिमांड, ये बहुत इंडिफरेंस कर्व्स जो होती हैं जरूर पूछी जाती है। ये किससे कंसर्न करती हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, फ्लेक्सिबिलिटी से, रिजिडिटी से, या फिर ड्यूल प्राइसिंग से, तो राइट ऑप्शन इसका डायरेक्ट जंप करेंगे जो है हमारा सी, प्राइस रिजिडिटी। और प्राइस रिजिडिटी किस केस में आती है, हमारी ओलिगोपोली में आती है, ठीक है। तो जो किंग डिमांड occurs when the demand curve is not straight line but as different elasticity for the higher and lower price। हम एग्जांपल दे रहे ओलिगोपोली का, this model of oligopoly suggests that price are rigid and that firm will face different effect for the both increasing or decreasing price, okay। who gains inflation, कह रहा है इन्फ्लेशन में किसको फायदा होता है, तो डेफिनेटली क्रेडिटर को तो होगा नहीं, जो जिसने के पास उधार है उसको फायदा होगा, तो डेटर को इसमें गेन होता है। 138 डिमांडफुल इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ, इन्फ्लेशन के अंदर अगर डिमांड है तो इसका क्या रिजल्ट होगा, तो माय डिफेंस इसमें क्या होगा कि जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन के अंदर डिमांड है, महंगाई के अंदर भी डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है। 144 द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज अब्सेंट इन द इकोनॉमी, मान लीजिए कोई एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, तो कौन सी है, तो मिक्स्ड में भी होता है, सोशलिज्म में होता ही होता है, तो किसमें नहीं होता, कैपिटलिस्टिक जो होती है लेसेस फेयर, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। 145 सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट लाइज इन, जो सिग्निफिकेंस बिजनेस एनवायरमेंट का किस में लाइज करता है, एम्प्लॉयमेंट में भी होता है, यस, सिग्निफिकेंस है इसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होती है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉर्मली मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड, मतलब इन इलास्टिक मतलब प्राइस का चेंज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्या सोप है, कार है, सोल्ट है, हम जो सोल्ट खरीदते हैं
क्या उसका कोई उस पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। कितना प्राइस चेंज हो, कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, ये हमारी डिमांड क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए 1 रुपए या 5 रुपए गिर गया सोल्ट का तो आप अपने घर में बोरियां उठा उठा के ले आओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, नाउ 145 अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू। जो हमारी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होती है किससे रिलेटेड है? तो वो कौन से एनवायरमेंट में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो आती है हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। विच कंपोनेंट रिलेट्स टू मैक्रो एनवायरमेंट? जब बात करें मैक्रो, एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंट में, तो माइक्रो में सप्लायर आते हैं, कस्टमर आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ये मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है। 141 इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड। अब इकोनॉमिक एनवायरमेंट बिजनेस के कौन सा इंक्लूड नहीं करते? माय डिफरेंस, इकोनॉमिक सिस्टम भी होंगी, पॉलिसीज भी होंगी, कंडीशंस भी होती है, लेकिन सोशल सिस्टम इकोनॉमिक एनवायरमेंट में नहीं इंक्लूड किया जाता। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप बेटर मेजरमेंट कौन सा रहेगा? कि अगर आप किसी देश की डेवलपमेंट देखना चाहते हो, कैसे मेजर कर पाएंगे? तो उसकी किससे कर पाएंगे? उसके नेशनल इनकम से। राइट ऑप्शन रहेगा बी। काफी लड्डू क्वेश्चन था। 148 विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट? इनमें से इंटरनल एनवायरमेंट कौन सा नहीं है? बहुत ही सिंपल और अच्छे सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं यहाँ पर। तो हमारी इंटरनल एनवायरमेंट की बात करें, जो नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जो एक्सटर्नल होगा वही होगा हमारा आंसर। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी। मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये हमारा एक्सटर्नल में आता है, इंटरनल में नहीं आता। इसके अलावा मार्केटिंग जो हमारी कैपेबिलिटी है, ऑपरेशन कैपेबिलिटी है और पर्सनल कैपेबिलिटी, ये डिपेंड करता है हमारा इंटरनल में एनवायरमेंट में। 142 विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू एमर्जी एंड थ्रिस्ट टेपोलॉजी ऑफ एनवायरमेंट? जो इन्होंने एमर्जी एंड थ्रिस्ट टेपोलॉजी जो थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा एनवायरमेंट नहीं है इनके अकॉर्डिंग? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इन्होंने एनवायरमेंट दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो चेंजिंग एनवायरमेंट है ये इन्होंने नहीं दिया इनकी टेपोलॉजी में। ठीक है। 143 सोशियो कल्चर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा सोशियो कल्चर एनवायरमेंट है इसके अंदर कस्टम्स भी आते हैं, बिलीफ भी आते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। बात नाम से पता चलता है, काफी लड्डू क्वेश्चन है ये। 149 J.R. Hicks theory of trade cycle, the long run equilibrium growth is determined by। तो माय डिफरेंस, जो J.R. Hicks की जो ट्रेड साइकिल थी उन्होंने किस पे बताया था? जो हमारी इक्विलिब्रियम है किस पर डिपेंड करता है? प्रोग्रेसिव, उन्होंने प्रोग्रेसिव थ्योरी दी थी। तो क्या थी? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती रहती है और उसके ऊपर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम। ओके। 150 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज आर। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट सेक्टर के वो क्या क्या है? इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है, कंपटीशन भी होता है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी। काफी लड्डू क्वेश्चन था। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।